अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तजिया शेयर करता हूँ। पिछले 24 घंटे की सबसे मेजर जो न्यूज़ है वो पेपाल का अपना स्टेबल कोइन लॉन्च करना है। उस हवाले से मैं आपको थोड़ी देर में मुकम्मल आगाह करता हूँ। जितना मैंने लर्न किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मार्केट की कुछ दीगर अपडेट्स हैं, मैं चाहता हूँ उस हवाले से भी आपको अपडेट करूँ। अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो BTC की प्राइस अगेन दोबारा कल 28,600 की प्राइस 630 640 की प्राइस तक क्रैश हुई। लोकल जो बॉटम था वहाँ उसको टच किया और उसके बाद फिर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $29,450 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। और ये जो फॉलिंग वेज एक बना हुआ है, एंड मुमकिन है कि ये वेज जो है वो ब्रेक हो जाए। अगर तो ब्रेक होने के बाद यही वेज जो है, इसकी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ सपोर्ट काम करती है, तो BTC की प्राइस एंड मुमकिन है दोबारा अगेन 30,000 की प्राइस को फिर दोबारा टच करे। बट इट ऑल डिपेंड कि आइंदा क्या होगा। आज एक तो ट्यूसडे है, ग्लास नोड के पिछले हफ्ते की जो वीकली रिपोर्ट है वो भी ऑलमोस्ट जो रिसर्चर्स हैं ग्लास नोड के वही बात कह रहे हैं जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर खसूसन बिटकॉइन के ऊपर वोलेटिलिटी ना होने के बराबर है, मल्टी ईयर लो लेवल के ऊपर है इस वजह से। और जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उस हिसाब से अपनी पोजीशंस वगैरह सेट कर रहे हैं, जिसमें जो ट्रेडर्स हैं उनका ज़्यादातर रुझान यही है कि अब मार्केट जो है वो मज़ीद बैरिश होगी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ग्लास नोट बल्कि सेम वही चीज़ है जो मैंने आपके साथ कल भी शेयर कर दी और अभी भी कर दी है। एक इंटरेस्टिंग डाटा जो कि BTC की प्राइस में के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि 2024 में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है। उसमें जो कैंडिडेट्स हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से और रिपब्लिकन्स की तरफ से, ऑलरेडी वैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। इंटरेस्टिंग इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि जो डेमोक्रेट्स के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होंगे जो पार्टी के अंदर इलेक्शन पहले आपस में लड़ेंगे, उसमें जो बाइडन अगेन लीड कर रहा है, मोर देन 60% की उसको सपोर्ट है। इसी तरह रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को मोर देन 60% की सपोर्ट है। अच्छा, सेकंड जो है, मतलब सेकंड लेवल पे जो पॉपुलर लीडर है डेमोक्रेट्स में, रॉबर्ट जूनियर कैनेडी, उसको 20% है और वो प्रो क्रिप्टो समझा जाता है, प्रो बिटकॉइन समझा जाता है। और इसी तरह रिपब्लिकन की साइड पे अगर जाएं तो रॉन डी सेंटिस, इसको भी प्रो बिटकॉइन समझा जाता है। और इनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स है वो अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता भी रहता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होगा। मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रंप का एकदम हिलरी क्लिंटन को हराना और डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना US डॉलर की मार्केट के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। इसी तरह एन मुमकिन है कि ये जो बाइडन, जो कि एक यू समझ लीजिए लीडिंग US कैंडिडेट है, इसको अगर इसी की पार्टी का जो रॉबर्ट जूनियर कैनेडी है, अगर ये इसको लीड करके वो इलेक्शन फाइट करने की तरफ आ जाता है, या दूसरी तरफ रिपब्लिकन को डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस करने के लिए कोई प्रो जो बिटकॉइन है वो अगर आ जाते हैं, तो ये भी मार्केट के लिए एक अलग बुलिश न्यूज़ होगी। तो इसको क्लोजली वॉच करना चाहिए जो US पॉलिटिक्स है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग डाटा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्रूफ ऑफ रिजर्व बाइनांस ने आपने पेश किए हैं। और वैसे तो अगर आप देखें तो प्रूफ ऑफ रिजर्व में जितने बाइनांस के यूज़र्स के एसेट हैं, बाइनांस के पास उससे ज़्यादा ही एसेट्स पड़े हैं। मिसाल के तौर पे BTC है, तो BTC बाइनांस के पास 105% है, यानी यूज़र्स के जितने फंड्स हैं उससे ज़्यादा बाइनांस के रिजर्व में पड़े हुए हैं। इथेरियम भी इसी तरह, BNB भी इसी तरह, USDT 17-18% ज़्यादा है। इसी तरह BUSD उनके पास 17-18% ज़्यादा है। USDC कम है, बल्कि इस हवाले से अपडेट भी है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। LTC इनके पास बड़ा पूरा है। ये न्यूज़ नहीं है। अब न्यूज़ क्या है, चंद दिन पहले मैंने आपके साथ एक एनालिस्ट की ओपिनियन शेयर की थी। उसने कहा था कि ये जो रीसेंट BTC की प्राइस में पंप आया, और पंप आने के बाद BTC की प्राइस में थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इसके पीछे बाइनांस का हाथ है और बिटफाइनेक्स का हाथ है, एक दो और जो प्लेयर्स हैं मार्केट के। उस एनालिस्ट की अप्रोच के मुताबिक BTC ये जो पंप की है ये कोई न्यू बायर नहीं है, नया पैसा मार्केट में नहीं आया, बल्कि ये जो पुराने प्लेयर्स हैं वही प्लेयर्स जो है मार्केट को पंप कर रहे हैं ताकि रिटेलर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो मार्केट में एंट्री डालें और फिर बुल मार्केट जो है वो स्टार्ट हो जाए। अब इनकी वजह से प्राइसेस तो पंप कर गई हैं, लेकिन रिटेलर मार्केट में अभी भी नहीं आ रहा।
अच्छा, पंप कैसे, ये अभी जो बाइनांस के अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व है उसको बेस बना के अगर हम एनालिसिस करें उसका, तो वो जो एनालिस्ट जिसकी ओपिनियन मैंने आपके साथ भी शेयर की थी, उसकी ओपिनियन में वजन नज़र आ रहा है। उसके बकौल उसने कहा था कि जैसे ही मार्च को यूएस गवर्नमेंट ने सिल्वर बैंक और इस तरह के ऐसे बैंक जो कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को या क्रिप्टो कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे ऑन रैंप और ऑफ रैंप क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में, जैसे ही यूएस गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो बाइनांस ने क्या किया कि जो यूएसडीसी थे इनके पास पड़ा, जो कि 3 पॉइंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो बाइनांस के पास यकम मार्च को $3.4 बिलियन का यूएसडीसी स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ था। यूएसडीसी स्टेबल कॉइन यानी जाहिर बात है यूएसडीसी स्टेबल कॉइन की बात अमेरिका में पैसे पड़े हुए। अब उसमें जैसे ही सिल्वर बैंक और इस तरह क्रैकडाउन शुरू हुआ बैंक्स के ऊपर, तो फिर बाइनांस ने क्या किया, वो पैसे निकाल के कुछ पैसे अपना जो स्टेबल कॉइन था BUSD उसमें कन्वर्ट करना शुरू किए। जब BUSD में करना शुरू किए तो BUSD इटसेल्फ SEC के रडार में था, उसको भी टेंशन थी। फिर बाइनांस ने क्या किया, तकरीबन यहाँ पे ज़रा बाइनांस का जो BTC बैलेंस है वो चेक करें। यकम मार्च को बाइनांस के पास सिर्फ 8,393 BTC था, सिर्फ 8,000 BTC। और फिर यहाँ से USDC इसने सेल करना शुरू किया, कन्वर्ट करना शुरू किया, और अपना ना सिर्फ BTC जो कि 8,000 इनके पास था, वो 1,01,941, यानी यूँ समझ लें कि $3.5 बिलियन का अच्छा खासा BTC मार्केट से 1 लाख BTC बाय किया। और उसके बाद इथीरियम भी जो कि 70,000 इनके पास था, वो भी बढ़ के 6,07,000 इथीरियम हो गया। यानी बाइनांस ने जो BTC और इथीरियम में इन्वेस्टमेंट की थी, उसी वजह से इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस जो है वो पंप की थी। ये उस एनालिस्ट की रिपोर्ट, उस वक्त की रिपोर्ट थी, उस वक्त ये अदादो शुमार सामने नहीं आए थे। ये वाकई इस एनालिस्ट के मुताबिक प्राइस इन प्लेयर्स की मैनिपुलेशन की वजह से पंप हुई है, नए पैसे की वजह से नहीं हुई है। तो फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि हाल्विंग पे भी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा पंप करती हुई नज़र नहीं आएगी। ये बिल्कुल उल्ट एनालिसिस है जो मेरा कल आप देख रहे थे या पिछले चंद दिनों से देख रहे थे। मैं खुद बहुत होपफुल हूँ, लेकिन मार्केट को हमेशा जब आप मार्केट के हवाले से फ़ैसला साजी करें तो दोनों एंगल्स को देख के ही फ़ैसला साजी करनी चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी करें। अच्छा, ये थी जी इस हवाले से अपडेट जो मैं शेयर करना चाहता था। अब आते हैं, पेपाल ने अपना टोकन जो है, अपना जो स्टेबल कॉइन है वो लॉन्च कर दिया। पेपाल क्या है, आप में से बहुत से लोगों को पेपाल का नहीं पता होगा, जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खसूसन आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से बाहर, उनको पता होगा। पेपाल एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर है, और यूँ समझ लें कि आज से शायद 5-10 साल पहले का डाटा मेरे पास है। उस वक्त जितनी पूरी दुनिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती थी, उसका 70% पेपाल के ज़रिए होता था। ये बहुत बिग टेक, यूँ समझ लें एक कंपनी है, जॉइंट कंपनी, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े नाम हैं आपको IT में नज़र आते। पेपाल भी एक बड़ा नाम है। इसने अभी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया, वो मैं आपके साथ बात से, अभी जो स्टेबल कॉइन इन्होंने लॉन्च किया वो किया है इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। इससे पहले पेपाल ने FTX के साथ पार्टनरशिप की थी, और FTX के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर अपना ये स्टेबल कॉइन लॉन्च करना था। अब चूँकि FTX क्रैश हो गया, तो इनकी जो इन्होंने रीवैल्यूएट किया अपने आप को, और उसके बाद सोलाना पे करने की बजाय इथीरियम के ऊपर इन्होंने किया। इसके ऊपर भी अच्छी खासी तनकीद हो रही है कि भाई इथीरियम की मेन नेट के ऊपर आपको स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है। हालांकि इथीरियम के लेयर 2 इकोसिस्टम के ऊपर बहुत सी चेन मौजूद है। आप इवन कॉइन बेस की चेन को यूज़ कर सकते हैं जो बेस है, या और अगर आपको वो आपका कंपिटिटर है कॉइन बेस, तो आप कोई और लेयर 2 चेन को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेपाल की ट्रांजैक्शन $5 $10 की ट्रांजैक्शन करते हैं, और उस पर $5 आप पेपाल को फ़ीस पे कर रहे हैं, और $10 जो है वो इथीरियम मेननेट को गैस फीस पे कर रहे हैं, तो आप फिर ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे। तो ये तनकीद अपनी जगह, लेकिन ये बात आपको जानने की बहुत ज़रूरी है कि पेपाल के पास अच्छा खासा सरमाया है, और पेपाल रिटेलर को क्रिप्टो मार्केट में इन्वाइट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। अभी इस न्यूज़ का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर आपको इम्पैक्ट नज़र शायद इतना ज़्यादा ना नज़र आए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी बुलिश न्यूज़ है। अगर कोई
कोई यूएस रेगुलेटर पेपाल को इस हवाले से कोई तंग नहीं करता, क्योंकि आपको याद होगा फेसबुक आजकल जो मेटा जिसने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है, मेटा भी अपना एक स्टेबल कोइन लॉन्च करना चाहता था, लिब्रा। 2-3 बार पहले लिब्रा, फिर डाइम, मुख्तलिफ किस्म की उसने कोशिश की अपना स्टेबल कोइन लॉन्च करने की, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली। पेपाल को परमिशन मिल गई है। शायद पेपाल को इस वजह से मिली है क्योंकि ये डॉलर बैक है। जो मेटा का था वो शायद एक बास्केट ऑफ एसेट्स बैक वो स्टेबल कोइन होना था, शायद इस वजह से उसको परमिशन नहीं मिली। इसके अलावा प्राइवेसी वगैरह के भी इश्यूज थे ऑलरेडी अमेरिकी गवर्नमेंट की नज़र में फेसबुक को लेकर के। तो पेपाल की ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मार्केट में है। सबसे पहले तो ये जो स्टेबल कोइन है, कोई भी अगर ये स्टेबल कोइन होल्ड करेगा फुल केवाईसी होगा, यानी आप इनके स्टेबल कोइन पेपाल के अपने प्लेटफॉर्म पे रहते हुए, अगर आपका पेपाल पे अकाउंट है, पाकिस्तान में तो पेपाल का अकाउंट ओपन ही, यहाँ के जो फ्रीलांसर हैं बेचारे फेक अकाउंट डिटेल्स के ऊपर अपने अकाउंट ओपन करते हैं, बाहर कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से पेपाल के ज़रिए पेमेंट लेते हैं। और जब कभी बेचारों के अकाउंट लिमिटेड हो जाते हैं और उनके फंड जो है वह या ज़ाया हो जाते हैं, या फंड्स उनके जो निकालते हैं वो उनसे कमीशन अच्छी खासी चार्ज करते हैं। तो ये जो पेपाल के यूज़र्स हैं वो स्टेबल कोइन बाय करेंगे, और जो भी यूज़र होगा उसकी फुल केवाईसी होगी। दूसरा, इसकी कस्टडी जो है वो पैक्सोस यानी यूएसडीसी की बैक पे भी पैक्सोस था, BUSD की बैक पे भी पैक्सोस था। तो पैक्सोस ही पेपाल का जो स्टेबल कोइन है उसकी कस्टडी उसके पास होगी। और दूसरा, आपने पेपाल का लॉगिन करना है, और पेपाल जैसे कि आम रूटीन में ये जो पेपाल की ऑन ट्रांजैक्शंस होती है उस पर कोई फ्रॉड वगैरह करता है तो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो सकती है, आप ट्रांजैक्शन पे डिस्प्यूट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ये ऑप्शन होगी। तो इसको आपने कंसीडर करना है। कुछ चीज़ें हैं जो इस हवाले से मार्केट में शेयर की जा रही हैं। कहा जाता है जी कि न्यू जो पेपाल का स्टेबल कोइन है उसमें एसेट प्रोटेक्शन का रोल है। उसमें क्या हो सकता है, आपके फंड्स को पेपाल अगर चाहे तो वो आपके फंड्स को फ्रीज कर सकता है। वाइप फ्रोजन एड्रेस, मतलब ऐसे एड्रेस जिसको पेपाल ने पहले फ्रीज किया है वो एड्रेस ही उनकी चेन से वो रिमूव किया जा सकता है। ये जो चीज़ है इसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपाल इटसेल्फ खुद नहीं करेगा, क्योंकि पेपाल एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी पेमेंट प्रोसेसर है, ऑनलाइन बैंक कह लें यार आसान अल्फाज में समझने के लिए, ये खुद नहीं करेगा। लेकिन अगर रेगुलेटर्स कहेंगे कि ये फ़लाँ वॉलेट को के अंदर गड़बड़ है, ये रेगुलेटर्स के कहने पे शायद वो फंड जो है वो फ्रीज कर दे। तो ये एक क्रिप्टो कम्युनिटी भी एक कंसर्न है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। बहरहाल मार्केट में इसको वेलकम भी बहुत से किया जा रहा है। जस्टिन सन के हवाले से मैं अपडेट करना चाहता हूँ, उसने कल ट्वीट किया, उसने कहा जी कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पेपाल ने अपना स्टेबल कोइन लॉन्च किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग, यानी पेपाल को उसने कहा कि आप अपना जो स्टेबल कोइन है ट्रॉन जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर भी करें। क्यों? क्योंकि ट्रॉन के ऊपर ट्रांजैक्शन फ़ीस कदरे सस्ती है अगर हम इथीरियम की मेन चेन की बात करें। ट्रॉन पे आप ट्रांजैक्शन का $1 पे करते हैं, बेशक जितनी बड़ी अमाउंट क्यों नहीं है, बेशक आप $1 करें, बेशक आप $1000 करें या $10,000 करें, जबकि इथीरियम की गैस फीस आपके सामने है उसका। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी एक तरह की मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस हवाले से कि ट्रॉन की जो अपनी एक्सचेंज है ह्यूबी, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि ह्यूबी अपने प्लेटफॉर्म पे पेपाल के इस स्टेबल कोइन को लिस्ट करेगा। आप उस पे जो पेपाल का स्टेबल कोइन है उसको USDT के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेड करेंगे तो परमानेंटली ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीस है। अगर आप ट्रेड करते हैं इन दोनों स्टेबल कोइंस की, USDT और पेपाल का जो स्टेबल कोइन है, तो इसका मतलब यह है कि यूज़र्स वहाँ से बाय करके अगर वो चाहें, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने पेपाल से अपना पेपाल स्टेबल कोइन ख़रीदा और उसके बाद उन्होंने कोई क्रिप्टो बाय करना है, तो अगर उसका पेयर ही पेपाल के स्टेबल कोइन में नहीं है तो वो क्या करेगा, ह्यूबी के प्लेटफॉर्म पे उसको कन्वर्ट करेगा USDT पे, और उसके बाद फिर USDT के ज़रिए वो ट्रेडिंग वगैरह कर सकता है। तो ये ऑन रैम्प ऑफ रैम्प एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ठीक है, अब और चीज़ इस हवाले से जी, इस नए इवेंट को लेकर के मार्केट में बहुत से इस वक्त मीम कोइंस और फ्रॉड कोइंस आ गए हैं जो पेपाल के नाम को यूज़ करके लॉन्च हो रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल, पेपाल का कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये एक स्टेबल कोइन है, ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। आप उसको पेपाल का क्रिप्टो करेंसी समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट ना कर बैठिएगा। ठीक है, आगे आते हैं मार्केट की और दीगर न्यूज़ की तरफ।
रिपल के हवाले से एक अपडेट है जी। रिपल ने जो इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन को ज्वाइन किया है, और ये इतनी बड़ी एसोसिएशन है कि इनके पास 1.2 क्वाड्रिलियन डॉलर के एसेट है। दोबारा सुने, 1.2 क्वाड्रिलियन के एसेट्स हैं, जिसमें ये बड़े बड़े नाम, ये बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, वो ये सब उस ये जो हज़ार मेरा ख्याल है मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज हैं, उनका एक पूरा एक एसोसिएशन है, उसको रिपल ने ज्वाइन किया है। ये मेरा ख्याल है एक बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा जिसमें ब्लैक रॉक भी शामिल है उसी एसोसिएशन में। बाकी ये JP मॉर्गन बैंक, सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, ये वो सारे ऑलरेडी 1000+ इंस्टीट्यूशंस हैं, और 79 कंट्रीज़ में ये एसोसिएशन जो है वो वर्क करती है। ये भी रिपल के होल्डर्स के लिए एक तरह की बुलिश न्यूज़ है, गो कि इसकी रिपल की प्राइस के ऊपर इसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, भूटान के हवाले से मैंने आपको चंद महीने पहले एक न्यूज़ शेयर की थी कि भूटान की जो रियासत है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यूज़ करने के लिए उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर को कहा कि आप हमारे मुल्क में आके माइनिंग फैसिलिटी लगाएं और आप जो है यहाँ बेनिफिट उठाएं। और उसका भूटान को क्या फ़ायदा हुआ, एक तो कैपिटल अर्न, एक तो पैसा कमाएंगे, और दूसरा रोज़गार मिलेगा वहाँ की आवाम को। अभी आज उनकी तरफ से न्यूज़ आई, ये बिटडियर नाम का वो कंपनी है जो कि इसको फैसिलिटेट कर रही है, उनकी तरफ से न्यूज़ आई है कि उन्होंने अपने जो माइनिंग फैसिलिटी है उसके ऑपरेशन बाकायदा कंटिन्यू कर दी हैं, और पिछले माह जुलाई के महीने में उन्होंने 220 बिटकॉइन जो है वो बाकायदा माइन किया, और अब वो मज़ीद अपने जो माइनिंग मशीनें हैं उनमें भी इजाफा कर रहे हैं, और अच्छी खासी उनका माइनिंग ऑपरेशन। ये मैं आपके साथ इस वजह से न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि शायद हमारे मुल्क में भी जो हमारे हुक्मरान हैं उनको, हमारे यहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे वाटरफॉल क्या है, यहाँ पे सोलर का सेटअप लगाया जा सकता है, यहाँ पे विंड का सेटअप लगाया जा सकता है, और इसमें अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो अपनी सरमायाकारी कुछ नहीं करनी। मार्केट में ऑलरेडी इस तरह के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, आपने सिर्फ उनको इन्विटेशन भेजना है, उससे हमारे मुल्क में पैसा भी आएगा, उससे हमारे मुल्क में रोज़गार भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, और मार्केट की न्यूज़ है जी साइफर। अगेन लास्ट में ये एक दो न्यूज़ हैं, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। सोलाना के ऊपर ये एक डेक्स है जी, उसमें $1 मिलियन का हैक हुआ है, स्कैम हुआ है, और उसके बाद उन्होंने इसको फ़िलहाल पॉज कर दिया है। स्कैम्स और फ्रॉड के जो है सिलसिला अभी रुक नहीं रहा, गो कि पिछले साल से थोड़ा कम हो गया लेकिन अभी रुक नहीं रहा। अच्छा, ये जैक एक्स बेटी ने ये एक ट्वीट शेयर किया, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ। ये जितनी क्रिप्टो जॉब्स की वेबसाइट्स हैं, अगर आप किसी जॉब्स की वेबसाइट्स को ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे ये एक जनरल प्रिंसिपल अपने माइंड में रख लें, अगर कोई बंदा आपको कांटेक्ट करता है, वो कहता है जी कि मैं आपको कोई जॉब ऑफ़र करवाता हूँ, तो उसके लिए वो आपको कहेगा कि आप मुझे अपने सिस्टम की एक्सेस दें, या वो आपको कहेगा कि ये मैं आपको फ़ाइल सेंड कर रहा हूँ, इस फाइल को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें, क्योंकि इंस्टॉल करेंगे उसके बाद मैं आपको डेमो दूंगा, आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने काम करना है। तो आपने ये काम नहीं करना। ये ऑलरेडी मेरे साथ सन 2016 या 17 में हुआ था। रमज़ान का पहला रमज़ान था, एक बंदे ने मुझे भी जॉब की लालच दे के, उस आज से को 5-6 साल पहले की बात है, उसने इस तरह करके मेरे अकाउंट मेरे सिस्टम को हैक किया, एक मॉलवेयर उसने इंस्टॉल किया, और उसके बाद वो गायब हो गया। उसने कहा मेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, मैं टेक्नीशियन से पूछ के तो आपको बताता हूँ। लेकिन उस दौरान वो मेरे सिस्टम को हैक कर चुका था, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन उसके बाद उसने उस वक्त $3000 जो है वो उस मेरे सिस्टम से उसने हैक किया था। तो इस तरह कभी भी आपको जॉब की कोई ऑफ़र करवाए, ये स्कैमर हैकर जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, आपको लालच देते हैं नौकरी की, और अच्छा खासा आपको सैलरी भी ऑफ़र करवाते हैं। तो ये सब आपको फंसाने के लिए होता है। ठीक है। इस तरह के आपने कभी भी अपने सिस्टम पे किसी को एक्सेस नहीं देनी, और सॉफ्टवेयर बगैर सोचे समझे आपने वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे रन भी नहीं करना। ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।